नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने विषय में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूँगा। पूर्व में भी मेरे द्वारा कई आयोग के एग्जामिनेशंस दिए गए हैं, जैसे कि बीपीएससी 2017 का एग्ज़ाम मेरे द्वारा दिया गया। उसमें मेरी रैंक 9वीं थी। उसके बाद मैंने एसएससी 2015-2016 का एग्ज़ाम दिया। एसएससी 2016 में मेरी रैंक 62 थी। और इसी तरह आरपीएससी और एमपीपीएससी के भी एग्जाम्स मैंने क्रैक किए। तो कई आयोग, जितने भी नॉर्थ इंडिया में लगभग जितने आयोग हैं जिससे अमूमन नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो है compete करते हैं, उनके सभी एग्जामिनेशंस को मैंने क्रैक कर रखा है। तो मेरे पास अनुभव है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर किस प्रकार करना चाहिए, उसका आंसर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आंसरिंग करने की। तो उसके बाबत मैं जो है जो सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि मेरे द्वारा जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। तो मैं जो भी चीज़ें रखूँगा, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के काम किया जाएगा। उसमें किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, किसी भी तरीके का कोई अन्य डिटेल्स जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है और जो हमारे द्वारा इसमें पढ़ाया जाएगा आप उसको ही केवल आपको लर्न बाई हार्ट कर लेना है, समझ लेना है। मैं व्यावहारिकता से जोड़ के उन सब चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा और उसके बाद अलग से इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे द्वारा आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। उसी को आपको रिवाइज करने करके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अब मैं अपने सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग को इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करता हूँ। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारे 9 टॉपिक हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है, उसके बाद हमारा कैनाल इरिगेशन है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स है, उसके बाद रिजर्वायर एंड डैम्स, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज, रिवर ट्रेनिंग वर्क, स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर्स, थ्योरी ऑफ सीपेज। इन सब के विषय में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम अध्याय शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले हम ये जान लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। सिंपल सी बात है, इरिगेशन एक इसमें जो हम टर्म यूज करेंगे कि सप्लाई जो है, वाटर की सप्लाई करना, कहाँ पे, जो हमारे क्षेत्र होते हैं, जो खेत होते हैं, उसमें पानी को सप्लाई करना, किसमें, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में और रिक्वायर्ड टाइम में। ये जरूरी होता है कि कितने मात्रा हमको पानी की आवश्यकता है और कितने समय के लिए और किस समय हमको इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी पे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो आउटपुट होता है वो निर्भर करता है। तो अब हम एक एक करके जानेंगे इन सब चीज़ों का क्या क्या महत्व है, कैसे। पहला इंपॉर्टेंस आप देखिए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल क्या है, अनसर्टेन और अनइवन है। हमको ये नहीं पता है ना कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, तो इसलिए हमको इरिगेशन की आवश्यकता है। दूसरा, हमको क्रॉप यील्ड यानी इरिगेशन, जो हमारा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, फसलों की उत्पादकता जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि हम इरिगेशन सिस्टम पर बात करें। मल्टीपल क्रॉपिंग भी पॉसिबल होती है। पानी जब हमको सही समय पर सही मात्रा में अवेलेबल होगा तो एक साथ कई क्रॉप को जो है हमारे द्वारा उगाया जा सकता है। सूखा कई बार ये होता है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि एक नहर के किनारे जो है हम हैं, हमारे अधीनस्थ लोग हैं, सभी लोग कार्य कर रहे हैं नहरों पे। तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी जरूरत चीज होती है कि जब इनका संचालन किया जाता है, कई बार लोग कहते हैं गाँव में कि इस बार जो है नहर में पानी थोड़ा कम आया था, जिससे उनका जो पंपिंग सेट है या ट्यूबवेल है या किसी भी तरह की चीज़ें हैं, वो पानी जो है नहीं पकड़ती हैं। तो हमारा उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट ड्राउट, यानी सूखे से हमको राहत भी इसको मिलती है हमको एक तरीके से। और उसके बाद फूड सिक्योरिटी, सीधी सी बात है, उत्पादकता बढ़ेगी तो फूड सिक्योरिटी हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी। उसके बाद सॉयल फर्टाइल हो जाता है। सॉयल जो होती है हमारी, अगर पानी पा जाती है तो उसकी फर्टिलिटी अमूमन बढ़ जाती है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्या है, इससे हम क्या क्या कर पाते हैं। एक होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं तो उनका जो रूट जोन होता है, उसमें क्या होता है कि हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हम मेंटेन कर पाते हैं, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। इस वर्ड को पकड़िएगा। तो ज्यादा अगर हमारा पानी रहेगा तब भी जड़ें सड़ जाती हैं, उत्पादकता हमारी प्रभावित होती है और कम हो जाती है। कम पानी रहता है तो आप जान ही रहे हैं कि उत्पादकता होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, नहीं होती है अमूमन, जो है हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना पड़ता है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो हमारी कौन सी क्रॉप है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है,
उसको हम मीट मीट आउट करते हैं। जैसे हमारी बहुत तरह के क्रॉप है, कुछ फसलें ज़्यादा पानी लेती हैं, जैसे धान की फसल है, जूट की फसल है यानी कपास ज़्यादा पानी लेती हैं, कुछ कम पानी की भी फसलें होती हैं जो रबी की होती हैं अमूमन, जैसे आप गेहूं को देख लीजिए। या उसके बाद आप देखिए क्रॉप फेलियर के रिस्क को भी रिड्यूस होता है। सीधी सी बात है, पानी सही समय पे सही मात्रा में दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था ना कि इन दो शब्दों को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में और रिक्वायर्ड टाइम पे अगर हमको पानी मिल जाए तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है, जो हमारी अमूमन नीड होती है वो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद आप देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव निसंदेह बढ़ जाएगी। अब एडवांटेज पे बात करेंगे। एडवांटेज क्या है, हायर यील्ड हो जाएगा, बेटर क्रॉप क्वालिटी हो जाएगा, वही चीजें हैं। नेविगेशन एक अलग है, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। कई जगह बहुत बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, जैसे आप इंदिरा गांधी कैनाल या अन्य बड़े बड़े कैनाल, मेन जो मुख्य कैनाल होते हैं, फीडर होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको पास कराने के लिए हमको एक वाटर डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर जो है चौड़ाई में चाहिए होता है। तो उससे हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या किसी भी तरीके का जैसे लोग इंटरटेनमेंट के लिए या उसको टूरिज्म के लिए डेवलप करते हैं, तो नेविगेशन का एक एडवांटेज है इसको। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई होती है, गेटेड स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, बने रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे गेट लगा होगा, तो हम क्या करते हैं, इस गेट के माध्यम से, यहीं पे गेट लगा होता है, इसी गेट के माध्यम से जब पानी जरूरत होती है तो उसको चढ़ाते हैं, और जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो उसको बंद कर देते हैं। जहाँ ज्यादा डैम डैम पे पानी को स्टोर करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट देख ही रहे हैं, एक सिस्टम इसको पूरा रेगुलेट करने के लिए इतने सिस्टम के कर्मचारी लोग सभी लोग लगे हुए हैं। एसडीओ हैं, अवर अभियंता हैं, सीचपाल हैं, अन्य बहुत लोग होते हैं, सिस्टम में पार्ट होते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, रेवेन्यू जनरेशन भी है। उत्पादकता बढ़ेगी तो निसंदेह पर कैपिटल, अगर पर कैपिटा आय बढ़ेगी तो पूरा निसंदेह सबका जो है, पूरे देश की आय जो है बढ़ती है। उसके बाद आप देखिए डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है। डिसएडवांटेज में सीधी सी बात है, कई बार पानी लग जाता है फसलों, कहते हैं ना पानी लगातार नहर में जा रहा है तो उससे बगल में क्या होता है, सीपेज के कारण जो है नमी लगातार खेतों में जमी रहती है, वही वाटर लॉगिंग एक तरीके से। कई बार वाटर टेबल भी कई जगहों पर लोकली काफी ऊपर होता है, उससे भी हो जाती है। सैलिनिटी और एल्कलिनिटी पे भी हम काफी चर्चा करेंगे आगे भी चैप्टर्स में, इसको हल्का सा बेसिक ही जान लीजिए कि कह देते हैं ना कि यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा मरुस्थलीकरण हो गया, मरुस्थल हो गया, यानी उसको हम लोग वहाँ बोलते हैं अपने यहाँ क्षेत्र में, नहीं कहते हैं कि ये ऊसर भूमि हो गई है। वो इसी की वजह से होती है, सोडिक सॉइल एल्कलिनिटी, जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो एन, जैसे सोडियम है, NaOH बना लेगा या KOH बना लेगा। जो भी ये सोडियम है, पोटेशियम, इनकी सार वैल्यू अमूमन निकालते हैं। आगे के लिए हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे हमारा क्या होता है कि एक तरीके से हमारी जो भूमि होती है वो बंजर होने लगती है, यानी बंजर हो जाती है। इसको अलग से डिटेल में और पढ़ेंगे। हाई इनिशियल कास्ट होता है, मैं शुरू में इतना सिस्टम डेवलप करेंगे, नहर बनवाएंगे तो कई चीज़ें इसके हर एक पार्ट्स को बनवाएंगे, गेट बनवाएंगे, खुदाई कराएंगे, नहर का सिस्टम पूरा डिजाइन करेंगे, तो पैसे लगते हैं, इसलिए इसका इनिशियल कास्ट हाई है। उसके बाद मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, पानी जहाँ लगातार लगा रहेगा वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, मॉस्किटो ब्रीडिंग तो होगी ही। ये डिसएडवांटेज में आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन के विषय में। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में आप देखिए फ्लो इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन है, ये बाई मियर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसमें कोई अलग से एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं है, केवल पंपिंग मोटर लगा रहेगा, पंप करके पानी को ऊपर लाके सरफेस पे डाल देगा। इसमें भी दो तरह का है, पेरेनियल है, इनंडेशन है। पेरेनियल मतलब शाश्वत, लगातार, जो जिसमें हम बारहों मास जो है पानी पाए। इनंडेशन माने होता है, इसका मीनिंग होता है फ्लड, तो इस वर्ड को भी जाइएगा, इसलिए फ्लड इरिगेशन एक साथ ही पानी को हम क्या करते हैं, जब पानी हमारा बाढ़ आता है, पानी का लेवल बढ़ता है, तो उस समय खेती कर लेते हैं। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्ट इसमें है, इनडायरेक्ट। उसके बाद इसमें आप देख ही रहे हैं लिफ्ट इरिगेशन में क्या हो सकता था, पहले मैन और एनिमल, इसको भी पढ़ेंगे क्या होता है मैन एनिमल। पहले बहुत सिस्टम होता था, रहट का सिस्टम होता था, बैल होते थे उसको घुमाते थे, तो पानी हमारा कुएं से ऊपर आकर के खेतों में गिर जाया करता था, तो वो होता था सिस्टम। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर जान ही रहे हैं, वाटर पंप्स हैं, उसके माध्यम से पानी को ऊपर खींच के डाला जाता है। आगे देखिए मेथड ऑफ इरिगेशन में हम पढ़ेंगे, इतने मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे। फ्री फ्लडिंग है, चेक मेथड है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, बेसिन मेथड है, फरो मेथड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में इरिगेशन के पर्सपेक्टिव में अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको मान के चलिएगा कि इससे रहेगा। इसलिए इस पे अलग से आप इसको स्टार मान के अलग से इस पे फोकस करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। इसको मैं अलग से डिटेल में डिस्कस भी अभी आगे करेंगे। सब सरफेस इरिगेशन मतलब जो इरिगेशन हमारा सरफेस के नीचे के माध्यम से किया जाता है। ये तो हमारा सरफेस हो गया, सीधे पानी ऊपर डाल दिया जाता है सरफेस के ऊपर, जो मृदा का सतह होता है मिट्टी का उसके ऊपर। इसमें नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, लेंगे आगे स्प्रिंकलर इरिगेशन।
स्प्रिंकलर के माध्यम से, जिसमें फुहारा लगा देते हैं ऊपर, घूमता रहता है मोटी मोटा। ड्रिप इरिगेशन भी है, नीचे पाइप लगा करके फिर इरिगेशन करते हैं। आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्लो इरिगेशन मैंने बताया, केवल मियर एक्शन ऑफ ग्रेविटी से सॉइल सरफेस पे आप पानी को डाल देते हैं, वो आपका फ्लो इरिगेशन हो गया। पेरेनियल मैंने बताया 700 लगातार बरहोमास, जिसमें बरहोमास हम पानी जो है देते हैं थ्रू आउट द ईयर। याद करिए रहिएगा, रेगुलर मैनर में, अश्योर्ड मैनर में। अश्योर्ड रहता है, अश्योर्ड मतलब हम आपको गारंटी देते हैं कि यस पानी आपको लगातार 12 मास मिलेगा, जब चाहिए तब मिल जाएगा, तो रेगुलर वे में मिलेगा। तो ये वर्ड को आप, ये कीवर्ड साइन को ध्यान रखा रहिएगा कि जब भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ना, जैसे कि पेरेनियल इरिगेशन कब तक होता है, तो आप उसमें आंसर दे देंगे थ्रू आउट द ईयर। सीजनल तो आंसर मार के थ्रू आउट द ईयर आगे बढ़ गए। इस तरीके से आपको समझना है, पढ़ते हुए ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये सीधी सी बात है, डैम रिजर्वायर पेरेनियल रिवर पे डिपेंड्स होते हैं, क्योंकि इससे कैनाल सिस्टम डेवलप किया जाता है ना, जैसे कैनाल इरिगेशन इसका एग्जाम्पल है, लास्ट डैम से। उसके बाद ये क्या होता है, इसकी सप्लाई क्या होती है, हर सीजन में अवेलेबल होती है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर है। सिंपल सी बात है, इंटेंसिव है, मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। आगे पढ़िए, इसमें दो तरीके का, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे सीधे कैनाल हुआ या रिवर हुआ या वियर बैराज से डायरेक्ट अगर हमने ले लिया, रिजर्वायर या डैम में पानी स्टोर होता है उसके माध्यम से। कैनाल का आपको जान ही रहे हैं, कैनाल में क्या होता है, रेगुलेशन होता है, वहां पे जाकर के पानी सीधे जो है कुलाबे के माध्यम से खेतों पे चला जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट है वो। वियर या बराजेस से भी डायरेक्ट कैनाल निकले रहते हैं, उनको उनसे कर लेते हैं। रिजर्व कई बार क्या होता है, रिजर्वायर या डैम पे जो पानी हमारा स्टोर होता है, वहीं के जो आसपास के काश्तकार होते हैं, जैसे हमारा डैम है, इसी के आसपास के लोग काश्तकार हैं इधर, इनके खेत हैं इधर आसपास, तो ये डायरेक्ट इसी से पानी पंप के माध्यम से या किसी से उठा करके यहाँ पे अपने कर लेते हैं। कई बार वहाँ पे पानी जो है काफी ज्यादा हेड का मिल जाता है, उसी से सिंचाई कर लेते हैं, वो इनडायरेक्ट हो गया, स्टोरेज इरिगेशन भी बोल देते हैं इसको। आगे पढ़ते हैं इनंडेशन, जिसको मैंने बताया था कि इसको फ्लड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब फ्लड आता है तभी के लिए, जब फ्लड आएगा तभी ये हम इस तरह का इरिगेशन कर सकते हैं। इसलिए इसमें देखिए दो वर्ड की वर्ड, जब रिवर लेवल राइज करेगा तभी तो फ्लड आएगा। दोनों देखिए कोइंसिडेंट है, जब फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड, और ये इससे इंटरलिंक है, क्योंकि रिवर फ्लड, जो रिवर लेवल है वो तभी राइज करेगा जब फ्लड होगा। तो ये क्या हुआ, सीजनल हो गया और अनकंट्रोल्ड हो गया। आपको पता नहीं ना कितने क्यूसेक या कितने कैपेसिटी का फ्लड आया है, पता नहीं रहता है कितना बाढ़ आ जाएगी, कितने जो है क्षमता की। तो इसलिए इससे देखिए सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फ्लड होगा जिसमें रिवर रिवरलाइज होगा वो सीजनल होगा, भाई रेनी सीजन में अमूमन फ्लड आता है तो वो सीजनल भी हो गया। अनकंट्रोल्ड सप्लाई हो जाएगी, इसमें कोई स्टोरेज वर्क नहीं होता है, फ्लड वाटर पे डिपेंड्स होता है। एक ही क्रॉप आप इसमें जोत बो सकते हैं, उसी का कल्टीवेशन, उसी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रिस्क होता है क्रॉप डैमेज का, सीधी सी बात है, अमूमन जब ज्यादा पानी आ जाएगा तो हमारा जो है एक्सेस वाटर जो हमारा हो, अगर उसको मिल जाएगा तब भी क्रॉप डैमेज का रिस्क बना रहता है। अब हम बात करेंगे लिफ्ट इरिगेशन का। मैंने बताया हायर जैसे अगर हमारा लोअर लेवल पे पानी का सोर्स है, उसको हायर लेवल पे ले जाना है, और लोअर लेवल पे हमारा पानी का सोर्स है, जैसे रिवर है, कैनाल है, टैंक से इसे उठा करके ऊपर लेवल पे ले जाना, हमारा फील्ड ऊपर लेवल पे है, तो सीधी सी बात है आपको लिफ्ट इरिगेशन के तौर पे ही पानी ले जाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए बायो मैकेनिकल में मैंने बताया था, पहले गांव में देखिए रहट की व्यवस्था होती थी, ऐसे जानवर घूमता रहता था, पानी यहाँ से रहट से घूमते हुए खेतों में गिर जाया करता था। उसके बाद बाई मैकेनिकल, ये देखिए बाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर है, बाई मैन पावर है। मैन पावर का ये आपने देख ही लिया, मैकेनिकल का ये देख ही रहे हैं आप, पंप है, ये पंप लगा हुआ है, पंप पानी डायरेक्ट दे रहा है, उसी को पंपिंग सेट बोलते हैं, गाँव में पंपिंग सेट रहता है, ट्यूबवेल रहता है, उसके माध्यम से जो है हम सिंचाई करते हैं। अब हम देखेंगे सरफेस इरिगेशन की बात है, सीधी बाई ग्रेविटी, बाई ग्रेविटी से जो होता है, सीधे बाई मियर एक्शन ऑफ ग्रेविटी से पानी को हम सरफेस पे डालते हैं। इसमें देखिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या मेथड है। फ्री वाइल्ड अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, इसमें क्या करते हैं कि वाटर जो होता है वो पूरे पूरे जितना भी हमारा एरिया होता है उस पे एक साथ जो है पानी जो है हमारा डाल दिया जाता है, पूरे एंटायर फील्ड पे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसलिए क्या हुआ, नॉट एफिशिएंट। हमको पता नहीं है कितने पानी की आवश्यकता है, लेकिन आपने एक साथ पूरा पानी यूज कर लिया। तो जब पूरा पानी यूज कर लिया तो आपका जो पानी है, कई बार क्या होता है उसका दुष्प्रयोग हो जाता है, उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक साथ पानी डाल दिया, आपको पता ही नहीं कितना जरूरत है, इसलिए एफिशिएंट स्कीम नहीं है ये। इसमें डीचेज बनाई जाती हैं फील्ड में, बड़ी बड़ी डिच बनाई जाएंगी, यहाँ पे गड्ढे को ऐसे ऐसे डिच बना रहता है,
गहरा अनुमान ऐसे ऐसे बने रहते हैं पूरे फील्ड में। तो ये क्या करते हैं, उसी में पानी भर दिया जाता है। रोलिंग लैंड इरेगुलर टोपोग्राफी होती है, तभी तो हमने बताया आपको। इस तरह से जो टोपोग्राफी हमारी जो रहेगी यहाँ पे, वो इरेगुलर रहेगी, ऐसे ऐसे एंडुलेटिंग रहेगी, इरेगुलर रहेगी। वहां के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद ये इरिगेशन के जो मेथड हैं वो यहाँ पे सुटेबल नहीं होंगे। कौन से? बॉर्डर, चेक, बेसिन, फरो, ये अनसुटेबल होंगे। याद करिएगा एग्जाम में, ये किसके लिए सुटेबल है? आंसर आपका हो जाएगा रोलिंग लैंड। ये कीवर्ड्स हैं, इस पे ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, जैसे ज्वार है, पैडी है। पैडी जैसे धान और, जहाँ ज्यादा पानी की आवश्यकता, जो बहुत पानी लेती हैं अमूमन जो फसलें होती हैं, उनके लिए ये ज्यादा बेहतर मेथड होता है। लैंड बहुत स्टीप है, तो वहां के लिए ये मेथड जो है बेहतर माना जाता है। आगे आते हैं, हम चेक मेथड को पढ़ते हैं। चेक मेथड में क्या होता है? फील्ड को, जो फार्म हमारे होते हैं, जो हमारा खेत होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे जो है हमारा ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्मेट में हम बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे से बना लेते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे फील्ड को। और ये जो होता है, जो ज्यादा परमिएबल सॉइल होती है, और दोनों के लिए हमारा बेहतर होता है। जो परमिएबल भी हो, लेस परमिएबल सॉइल, दोनों सॉइल के लिए ये बेहतर मेथड माना जाता है। उसके बाद इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ सॉइल का जो इनफिल्ट्रेशन रेट हो वो मीडियम हो, तो उसके लिए बेहतर माना जाता है। ये भी क्लोज ग्रोइंग का क्रॉप्स के लिए, जो नज़दीक नज़दीक बोई जाती हैं जो फसलें, उनके लिए बेहतर है। ज्वार है, पैडी है, इसके लिए बेहतर माना जाता है। आगे हम बेसिन मेथड के विषय में पढ़ेंगे। बेसिन मेथड में क्या होता है? ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ चेक मेथड है, लेकिन बस इसमें क्या होगा यूज, कि इसमें हम थाला बनाते हैं। जैसे ये हमारा बगीचा है, इसमें पेड़ लगे हैं, आम के बगीचे होते हैं, सेब के बगीचे होते हैं, साइट्रस, देखिए लिखा भी है मैंगो, साइट्रस, एप्पल, इस तरह के बगीचों के लिए बेहतर माना जाता है बेसिन मेथड। ये थाला बना दिया गया, बचपन में थाला बनाते थे, उसी का एक रूप है, बड़ा बड़ा इस तरीके से सर्कुलर। इस तरीके से ऐसे सर्कुलर या स्क्वायर गड्ढा, कई बार स्क्वायर गड्ढा भी बना देते हैं। यहाँ देखिए सर्कुलर गड्ढा बना हुआ है, यहाँ भी गड्ढा बना हुआ है, इसमें पानी भर देते हैं। तो ये एक बेसिन मेथड है। ध्यान रहे, बेसिन का मतलब ही वही होता है, आप समझ लीजिए, थाला टाइप में यहाँ बना देते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये आर्चर्ड के लिए बेहतर होता है। इंपॉर्टेंट है बहुत, कि बेसिन मेथड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। आप उसमें लिखेंगे ये क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है, आर्चर्ड के लिए बेहतर है। इस कई बार आता है इनमें से कोई नहीं, उसमें क्रॉप्स का नाम दे देगा, पैडी ये वो दुनिया भर का, लेकिन उसमें आर्चर्ड नहीं लिखा रहेगा, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे तोड़े मरोड़े जाते हैं। आप एक एक करके इसको देखिए, डिस्कस करते रहिए, इसमें पढ़ते रहिए। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या होता है, कि जो लैंड होता है वो हमारा लंबा, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप में डिवाइडेड होता है। देखिए, ये देखिए, ये नैरो नैरो स्ट्रिप है यहाँ पे, काफी लंबे लंबे, ये काफी दूर तक ऐसे चला जाएगा, बहुत दूर दूर, 400 मीटर बता रहा है ना उसमें। ये देखिए, इसकी लंबाई 100 से 400 मीटर होती है, विड्थ 10 से 20 मीटर होता है। लार्ज फील्ड के लिए ये देखिए सुटेबल भी होता है, लार्ज फील्ड के लिए। फरो मेथड क्या होता है? इसमें फरो बनाए जाते हैं। पानी का क्या होता है, पानी फरो में घूमता है, एक टनल टाइप, ऐसे ये इस तरीके से आप देखेंगे, गड्ढा 1 फुट का कर देते हैं, 8 से 30 सेंटीमीटर का, देखिए लिखा है ना, ये याद कर लीजिएगा डेटा। 1 फुट तक का गड्ढा जो होता है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर तक का यहाँ पे खुदाई करते हैं। उसके बाद लंबी स्ट्रिप बनती है 400 मीटर की, इसी से। और जो हम फसल की बुआई करते हैं वो रीजेस पे करते हैं। रीज मतलब जो इसका टॉप पॉइंट होता है ऊपर का, ये रीजेस है। ये देखिए, रिच पे जो है, इस पे क्रॉप को ग्रो करते हैं, रो क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है। जैसे शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, जिसको रो में ऐसे बोते हैं, ऐसे करके पंक्तियों में बुआई करते हैं। उसके बाद सब सरफेस इरिगेशन की बात करेंगे। वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा नीचे से सप्लाई किया जाता है। किससे? सॉयल सरफेस से नीचे सप्लाई किया जाता है। किस लिए? क्योंकि रूट जोन में हमारा, हमने पहले बताया था, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमम ओएमसी मेंटेन करने के लिए ये हम रूट जोन से सप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन है। सीधी सी बात है, कई जगहों पे हमारा ये अमूमन ये होता है ना, कि हमारा वाटर टेबल काफी ज्यादा हाई होता है लोकल एरिया में। कहते हैं ना कि, सुने होंगे कि हमारे यहाँ 5-6 फुट पे पानी आ जाता है, कोई कहता है 20 फुट पे आ जाता है पानी। तो जहाँ पे वाटर टेबल काफी हाई रहता है, वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कि सीधे रूट जोन पे पानी उनको मिल जाता है, ओएमसी मेंटेन रहता है। उसके बाद एक होता है हमारा आर्टिफिशियल सबसे सब सरफेस इरिगेशन। वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड पाइप्स के माध्यम से जो है सप्लाई किया जाता है। अब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करेंगे।
स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो स्प्रे के फॉर्म में आर्टिफिशियल रेन कराता है। ये देखिए रेन हो रही है, यहाँ पे रेन कराया जा रहा है। अब देखे भी होंगे कई बार लोग इसको बढ़िया बढ़िया जगहों पे सजावटी के लिए भी अपने लान उन में भी इसको लगा देते हैं स्प्रिंकलर करने के लिए। तो इसका स्प्रिंकलर ये क्या होता है, इसमें पाइप के माध्यम से अंडर प्रेशर जो होता है इसमें पानी की सप्लाई किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अंडर प्रेशर रहेगा, पाइप के माध्यम से जाता है। किसके लिए वाइडली यूज होता है, लान, वेजिटेबल, सीरियल्स, कैश क्रॉप्स। उसके बाद राइस और जूट के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। हल्का सा पानी रहेगा, वो अपना फुहारे के माध्यम से सभी फसलों को मिलता रहता है। तो ऐसी फसलें जिसमें बहुत पानी की आवश्यकता होगी जैसे राइस है, कपास है, यानी जूट है, तो इसमें जो है इतना पानी की जरूरत होती है कि वो इससे फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। हाईली परमेएबल, इजिली ओरेडेबल सॉइल के लिए होता है। आप भी समझ सकते हैं सिंपल, पानी अगर नहीं ठहरेगा, पानी डालते ही अगर यहाँ पानी डाले आप नीचे, काफी परमिएबल सॉइल है तो सोख लेगी, वो सीधे नीचे चला जाएगा, वो लगेगा अंडरग्राउंड रिचार्ज होने। तो पानी हमको क्या होगा, रूट जोन में मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम स्प्रिंकलर के माध्यम से देने देते हैं पानी। इसलिए बेस्ट सुटेबल मेथड स्प्रिंकलर होता है। अनइवन अंडुलेटिंग है, स्टीप लैंड के लिए चाहिए कि पानी हमारा जहाँ ठहरता ना हो, तो वहां के लिए बेस्ट है। इरेगुलर टोपोग्राफी उसके लिए बेस्ट है। इसके एडवांटेज सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगा, वाटर का लॉस कम होता है, हाई वाटर वाटर ये याद करिएगा, हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। सॉइल इरोजन जो है आपका प्रिवेंट्स होता है क्योंकि सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है पानी, पानी गिरेगा बट ये होगा कि बहुत, चूंकि हल्के हल्के पानी की बूंदे हैं तो पानी हमारा जो मिट्टी है उसका कटाव काफी कम हो जाता है, तो वो भी प्रिवेंट, सॉइल इरोजन जो है इफेक्टिवली प्रिवेंट होता है। उसके बाद इरिगेशन का कंट्रोल बहुत बेटर हो जाता है, लेबर कास्ट हमारा रिड्यूस होता है, कोई हमारा लैंड प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। डिसएडवांटेज में आप देखेंगे इतना पाइप और सिस्टम लगाने में बहुत ज्यादा कास्ट आती है। जहाँ बहुत ज्यादा विंड का स्पीड रहेगा वहां सुटेबल नहीं होगा। सपोज करिए यहाँ से हमारा विंड आ रहा है, ऐसे अगर हमारा आ रही हवा तो एक ही तरफ पता चला इरिगेशन हुआ, इधर इरिगेशन हुआ ही नहीं। या इधर से हवा आई तो इस तरफ इरिगेशन नहीं होगा, इस तरफ इरिगेशन इधर इरिगेशन हो जाएगा। तो हमारा अनइवन प्रोडक्टिविटी पे हमारा काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हाई स्ट्रांग विंड्स के लिए सुटेबल नहीं है ये। इवेपोरेशन लॉस काफी जो है हाई होता है क्योंकि पानी हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है तो पानी उड़ जाता है। आप जान ही रहे हैं स्किल्ड ऑपरेशन और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये भी देख ही रहे हैं, एक तरीके का वही है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। उसके बाद अब हम ड्रिप इरिगेशन पे आएंगे। ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। ये भी सिंपल, डायरेक्टली क्या करते हैं इसमें, तो डायरेक्ट रूट जोन में प्लांट के जो है हम पानी उपलब्ध कराते हैं। ये भी रो क्रॉप्स और ऑर्चर्ड्स के लिए सूटेबल है। इमीटर्स और डीपर्स डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ देखिए इमीटर्स हैं, डीपर्स हैं, ये लगाए गए हैं। आपका डायरेक्ट ये आपका रूट जोन है, ये सॉइल का, ये क्रॉप्स का रूट जोन है, इसमें डायरेक्ट पानी इसी के माध्यम से, इसी में यहीं पे पानी हम दे देते हैं। इसीलिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इन सब मेथड्स में हाईएस्ट है, हाईएस्ट एमंग ऑल मेथड्स। इसमें इवेपोरेशन क्या है, एकदम मिनिमम इवेपोरेशन है। डायरेक्ट जब पानी हमारा रूट जोन में चला गया तो इवेपोरेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। सीपेज लॉस भी बहुत कम है, सॉइल इरोजन का क्वेश्चन ही नहीं है, लेबर की रिक्वायरमेंट भी बहुत लीस्ट होती है। वही बस पाइप लगाने तक होता है, पाइप लगाने के बाद कोई मतलब नहीं। लैंड लेवलिंग की कोई जरूरत है नहीं। हाईएस्ट रेट ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ अचीव है क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट रूट जोन में पौधा पानी पाएगा तो उसकी ग्रोथ भी हाईएस्ट हो जाती है, इसीलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ भी इसमें अचीव किया जाता है। डिसएडवांटेज में आप देख लीजिए, सीधी सी बात है, ये सब पाइप इमीटर डीपर ये सब लगाने में, जो पाइप सिस्टम लगे हुए हैं साधारण भाषा में समझिए, इन सबको लगाने में कास्ट तो बहुत ज्यादा आएगी ही ना। तो इसलिए इसके कास्ट जो है, जो हाई इनिशियल कास्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इमीटर्स में क्या होता है, सेडिमेंट्स चले जाते हैं। जो हमारा ये इमीटर्स लगे हुए हैं इसमें सेडिमेंट से क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग जब हो जाती है तो फिर उनकी सफाई करनी पड़ती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। रोडेंट्स होते हैं हमारे मिट्टी में, इन सब में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मिट्टी के जो कीड़े कहे जाते हैं, वो सब क्या करते हैं, इनका भी अटैक कई बार हो जाता है। काफी स्किल डिजाइन ऑपरेशन, रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फिल्टर वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है कि क्लॉगिंग, यानी इसमें जो है हमारा चोकिंग ना होने पावे, कोई पाइप चोक ना करने पावे। तो ये इसके सबसे बढ़िया फायदा यही हमने आपको बताया कि इसका जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट होती है। नोट डाउन करते रहिएगा एक पॉइंट्स को। इसके बाद हम आपको बस इसमें ये बताना चाहेंगे कि ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्टरी पार्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें अब आप कुछ पढ़ने के लिए कोई अलग से कोई चीज रह नहीं जाएगी, आप इसी को जो है रिवाइज करते रहेंगे। इसी का
जो स्लाइड का इसी का पीडीएफ वर्जन आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चंस इससे संबंधित होंगे वो भी आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसको भी आप जो है गो थ्रू हो लेंगे, उसको उन क्वेश्चंस को बना लेंगे। आपको ये लगेगा कि स्लाइड को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बनाने में आपको काफी जो है सहजता लगेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कोई अलग से चीजें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हैं, एसएससी एग्जाम, आरआरबी एग्जाम, एई का एग्जाम, स्टेट जो पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए केवल आपको इतने की जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं किसी भी टेक्स्ट बुक को रेफर ना करिए। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिस्टम में आइए, सिस्टम का पार्ट बनिए। उसके बाद ज्ञानवर्धन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, ज्ञानवर्धन करते रहिएगा। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि पहले सिस्टम में आने का प्रयास करिए। सिस्टम में आने के लिए जितना भी यत्न करना पड़े वो करिए। उसके लिए हम आपके साथ लगातार इसी तरीके से इन्हीं सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया 9 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही चैप्टर वार मैं अपना ये वीडियो लाता रहूंगा। इसके थ्रू आप लोग गो थ्रू होते रहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके लाभ में ही हम लोगों का लाभ जो है निहित है। चूंकि चैप्टर समाप्त हो गया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोगों के सामने ला जाएगा। उस क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा। कोई समस्या होगी तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कहीं पे अगर समझाने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर उसको हम देखिए प्रयास में ये करते, चूंकि हम लोग फील्ड में अमूमन ये काम कर रहे हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग का ही कार्य, हम नहरों का संचालन से लेके हर एक कार्य को कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिकलिटी से आपको जोड़ के पढ़ाने में बड़ी सुविधा होगी, और आप लोग उस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि मौके पे ये चीज़ें हो क्या रही हैं, हम जो पढ़ रहे हैं और मौके पे चीज़ें होती कैसी हैं। बाद की चीज़ों में हम आपको जब इसमें और भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जो इरिगेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके विषय में भी मैं आपको बतलाऊंगा भी, और एक एक चीज़ें जो साइट पे होती हैं कैसे होती हैं उन चीज़ों को दिखाऊंगा भी। तो इसलिए आप लोग लगे रहिएगा, एक एक चैप्टर जो है इसका कंप्लीट करिएगा। आपका एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसके जितने चैप्टर, अभी हम चैप्टर वार चल रहे हैं, अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, ऐसे करके 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उनके क्वेश्चंस हम आप लोगों से बनवा लेंगे। आप लोग जब उस क्वेश्चंस को कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फाइनली जब हमारे पूरा इरिगेशन का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, तो आपको एक क्वेश्चंस का एक प्रॉपर कलेक्शन करके, जो अच्छे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, 150 से 200 क्वेश्चंस का एक आपको जो है खाका बना करके दे दिया जाएगा, लिस्ट बना के दे दी जाएगी। उसको फिर तैयारी कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, और पूरे मनोयोग से एग्जाम दीजिए, उसमें सफल बने। धन्यवाद।